नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर मणि यथार्थ अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है कि आखिर वे कौन से ऐसे कारण थे अथवा हैं जो भाजपा को कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों से अलग करते हैं। हमारी चर्चा का विषय यह भी होगा कि शुरुआत में मात्र 2 सीटें जीतने वाली भाजपा मात्र 30 वर्षों में ही पूर्ण बहुमत तक कैसे पहुंच गई। भाजपा ने ऐसा क्या जादू किया या फिर भाजपाइयों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी जिसके कारण जनता ने उन्हें सर आँखों पर बिठा लिया। और आज जब भाजपा कई बड़े राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है, तो विपक्ष ऐसी क्या क्या हरकतें कर रहा है जिससे स्पष्ट अंदाज़ा लग रहा है कि आगामी 2024 के चुनाव में भी तीसरी बार भाजपा आसानी से सत्ता में वापसी कर लेगी। भाजपा के इस चमत्कारिक उत्थान के बारे में जानने के लिए हमें कांग्रेस अथवा अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में चल रहे शासन प्रणाली को समझना होगा, उनकी प्रकृति के बारे में जानना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार और किन परिस्थितियों में भाजपा गुजरात में सत्ता हासिल करने में सफल हुई और तब से वहां कांग्रेस लगातार सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। भाजपा को सत्ता का स्वाद गुजरात से ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि गुजरात वह पहला प्रांत था जहां पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी और भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण और अपराधियों को संरक्षण देने की नीति का पालन करके भाजपा को खूब लाभ पहुंचाया। मित्रों, अगर आप कांग्रेस अथवा अन्य गैर भाजपा शासित प्रदेशों सहित केंद्र में कांग्रेस शासनकाल का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इन दलों के शासनकाल में अपराध और अपराधियों दोनों को खूब संरक्षण प्राप्त होता रहा है। इस दौरान सुनियोजित अपराध में भयंकर वृद्धि देखने को मिलती है और माफिया एक समानांतर सत्ता चलाने लगते हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों में पुलिस तरबला बनकर रह जाती है। इनके शासनकाल में पुलिस द्वारा बहुसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न तो होता है, लेकिन खुद पुलिस अल्पसंख्यकों द्वारा अक्सर पीटी जाती है। यह आम बात है। अगर आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखें तो सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने ख़राब चल रहे हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और औसतन 4 पुलिसकर्मियों की रोज़ पिटाई हो रही है। ऐसे में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद होंगे, आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर अपराधियों को संरक्षण की बात करें तो महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, पंजाब जैसे सभी राज्यों के हालात लगभग एक जैसे हैं, जबकि वहीं उत्तर प्रदेश और अन्य भाजपा शासित राज्यों के आंकड़ों का अध्ययन करें तो फ़र्क साफ नज़र आता है। भले ही राजनीतिक बयानबाजी कुछ भी की जाए, कानून व्यवस्था का अगर आकलन करना है तो सबसे सटीक आकलन उत्तर प्रदेश और आसाम में अवैध कब्जे को लेकर हो रही कार्रवाई देखकर कर सकते हैं। यह अवैध कब्जा तत्कालीन राज्य सरकारों व स्थानीय नेताओं के संरक्षण में ही किया गया था, जिसके लिए वर्तमान सरकारों को कठोर कदम उठाने पड़ रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1 लाख एकड़ से अधिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। यह कब्जा पूर्व की सरकारों द्वारा प्रायोजित और संरक्षण प्राप्त अपराधियों द्वारा किया गया था, जिनकी पहुंच मुख्यमंत्रियों तक थी। यह कब्जे विगत कुछ दशकों में किए गए थे, जिसके माध्यम से कुछ चोर उचक्के टाइप के लोग नेता भी बन गए थे और रातों रात उद्योगपति और पूंजीपति बन बैठे थे। वर्तमान सरकार ने जिनकी बुरी तरह बजा दी है। अब चलते हैं भाजपा के उत्थान के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालते हैं। भाजपा को पंख गुजरात से लगे। जी हाँ, भाजपा को सफलता दिलाने का श्रेय गुजरात कांग्रेस को जाता है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब गुजरात में अपराधियों की तूती बोलती थी। ऐसे समय में तुष्टीकरण पराकाष्ठा पर थी। नेताओं द्वारा अपराधियों को संरक्षण देना और उनसे हिस्सा प्राप्त करना गुजरात की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। हिंदुओं की बहन बेटियां, धन संपत्ति सब कुछ दांव पर लगा था।
कुछ भी सुरक्षित नहीं था और इस आतंक का कारण था अब्दुल लतीफ़। जी हाँ, इसके बारे में फिल्म भी बन चुकी है। कुख्यात अपराधी अब्दुल लतीफ़ गुजरात का मालिक कहा जाने लगा था। बहुत से नेता और उसके इशारे पर काम करते थे। उसे बहुत से नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। बदले में वह उनको खूब दौलत भी उपलब्ध करवा रहा था। भाजपा को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में यही अब्दुल लतीफ़ बड़ा कारण बना। मित्रों, अगर अब्दुल लतीफ़ नहीं होता और उसके साथ सत्ताधारी दल का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त न होता तो शायद भाजपा को यहाँ तक पहुँचने में बहुत संघर्ष करने पड़ते और दशकों का इंतज़ार करना पड़ता। अब्दुल लतीफ़ को दाऊद इब्राहिम से भी अधिक खतरनाक माना जाता था, क्योंकि उसने दाऊद पर भी जानलेवा हमला करवाया था। हालांकि दाऊद बच गया था। बाद में धंधे में नुकसान से बचने के लिए दाऊद ने लतीफ़ से हाथ मिला लिया और दोनों ने समझौता कर लिया। दाऊद और लतीफ़ के बीच होने वाला यह समझौता मुंबई में सैकड़ों लोगों की मौत लेकर आया। मुंबई बम ब्लास्ट में उपयोग की गई सामग्री की व्यवस्था लतीफ़ के द्वारा ही की गई थी और उस हथियारों की खेप को गुजरात के दीघी पोर्ट के जरिए मुंबई में ब्लास्ट करने वाले आतंकियों तक पहुंचाने में वाला लतीफ़ ही था। इसी खेप के कुछ हिस्से संजय दत्त के पास से प्राप्त किए गए थे। लतीफ़ कितना खतरनाक था इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके द्वारा ही सबसे पहले AK-47 जैसे खतरनाक राइफल का प्रयोग किया गया था। उसने और उसके गुर्गों ने 12 पुलिसकर्मियों सहित कुल 150 से अधिक लोगों का कत्ल किया था, जिसमें राधिका जिमखाना हत्याकांड सबसे चर्चित रहा, जिसने गुजरात सहित पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें लतीफ़ के गुर्गों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 35 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि लतीफ़ की पहुंच इतनी थी कि उसे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो सीधे चैम्बर में चला जाता था। लतीफ़ ने सोने, चांदी, शराब और ड्रग्स के कारोबार से अरबों रुपए का धन कमाया था, जिसे नेताओं को भी एक हिस्सा दिया था। गुजरात में तुष्टीकरण का आलम यह था कि यदि लतीफ़ के गैंग के किसी गुर्गे को कोई हिंदू लड़की पसंद आ जाती थी तो उसे रातों रात उठा लिया जाता था और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। व्यापार करने वाले हिंदुओं की किस्मत जो है लतीफ़ लिखने लगा था। वह अपनी मर्जी से जब चाहे जिसका चाहे मकान और दुकान खाली करवा सकता था। किसी की मजाल नहीं थी कि उसका विरोध कर सके। उस समय भाजपा संघर्ष के दौर में थी। नरेंद्र मोदी, शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल साइकिल स्कूटर पर चप्पल पहनकर घूम रहे थे। एक दिन गोमतीपुर में भाजपा की सभा का आयोजन चल रहा था कि भाषण देते देते केशुभाई पटेल जोश में आए और बोल गए कि अगर भाजपा सरकार बनी तो अब्दुल लतीफ़ जैसे दुर्दांत अपराधी का एनकाउंटर करवा दिया जाएगा। हालांकि बोलने के बाद डर गए, उनकी सुरक्षा दी गई, लेकिन गुजरात की पीड़ित जनता को संदेश जा चुका। चर्चाएं जोरने लगीं कि ये कौन से लोग हैं जो अब्दुल लतीफ़ के गढ़ में घुसकर उसके एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। भाषण असर दिखा चुका था। इसके बाद चुनाव हुआ और चमत्कारिक ढंग से भाजपा की 35 सीटें आई। भाजपा को मुद्दा मिल चुका था। इसके इरादे को पंख लग चुके थे। इसके बाद तो भाजपा ने अब्दुल लतीफ़ के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। सत्ताधारी दल द्वारा अपराधियों को संरक्षण देना बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अगले चुनाव में ही भाजपा अब्दुल लतीफ़ और अपराध के मुद्दे पर चुनाव जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गई। भारत के किसी राज्य में भाजपा की यह पहली सरकार थी। इसीलिए मीडिया और तथाकथित बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग गुजरात को भाजपा का हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहता रहा है। अपने वादे के मुताबिक भाजपा ने लतीफ़ का एनकाउंटर करवा दिया। साथ ही अन्य छोटे मोटे अपराधियों का भी सफाया कर दिया गया। लोगों ने चैन की सांस ली। इसके बाद गुजरात भाजपा ने एक और बेहतरीन काम किया। गुजरात में अशांत धारा एक्ट लगा दिया गया। गुजरात के विभिन्न शहरों में बहुत से इलाके चिन्हित किए गए जहां अशांति थी, जहां मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं की संपत्ति खरीदने पर कानूनन रोक लगा दी गई। इसके बाद भाजपा मात्र 20 वर्षों में गुजरात होती हुई मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़
हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बढ़त बनाते हुए 2014 में 282 सीटों के साथ दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गई। 2019 के चुनाव में भी उसने शानदार प्रदर्शन किया और 303 सीटें प्राप्त कर सफलता के नए आयाम गढ़ने में सफल हुई। मित्रों, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से भाजपा की सफलता के और क्या कारण हो सकते हैं? भाजपा गैर भाजपा शासित राज्यों में अपराध और अपराधियों के संरक्षण पर आपके क्या विचार हैं? अब्दुल लतीफ़ हो या कोई सामान्य अपराधी हो, क्यों न हो, उसको संरक्षण देने वाले नेताओं पर क्या कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। आप अपने विचार अपने कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर इसी तरह की किसी महत्वपूर्ण चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।